हेलो स्टूडेंट्स, अपने बात चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें अपने बात चल रही थी कि अपूर्ण ठेकों पर लाभ या हानि की गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपूर्ण ठेके जो कि 1 से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होंगे उनको ही बोलते हैं अपूर्ण ठेके, लेकिन उनके ऊपर लाभ या हानि की गणना तो हर साल करनी पड़ेगी। तो अब जब कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उस पर प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाए उसके लिए बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जिसमें पहली परिस्थिति का डिस्कस जो हो चुका था कि ऐसे ठेके जिनका कि प्रमाणित कार्य अभी ठेका मूल्य के 1/4 से भी कम है, ऐसे ठेकों पर लाभ या हानि की गणना ही नहीं की जाएगी। और किस प्रकार उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में WIP के रूप में किस प्रकार बैलेंस फिगर में दिखाया जाएगा वो मैंने आपको क्लियरली बताया था पहले क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट में कि ऐसे ठेके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका कि जो 1/4 या 1/4 से अधिक लेकिन आधे से कम 50% से कम काम प्रमाणित हुआ हो, तो ऐसे ठेकों पर लाभ हानि की गणना उसकी बात हो चुकी थी कि टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में उसको कम करके वो कर देते हैं। अब बात आती है नंबर तीसरी परिस्थिति आती है इसमें कि यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/2 या इससे अधिक हो। यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के आधे या आधे से अधिक हो, बाद वाली सीमा नहीं है इसमें, बस आधा या आधे से अधिक हो, तब फिर कितनी राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली राशि कितनी होगी वो इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे कि टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 multiplied by cash receipt divided by work certified। टोटल प्रॉफिट गुणा 2/3 गुणा कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड। देखिए टोटल प्रॉफिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यू कैन से द नॉशनल प्रॉफिट ऑल्सो। नॉशनल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट एक ही बात है, नॉशनल प्रॉफिट। कई बुक्स में इसको नॉशनल प्रॉफिट के नाम से डिनोट किया हुआ है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो। नॉशनल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट द सेम। 2/3 कर लेते हैं इसका और फिर इसको कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में कम करके और लिख दिया जाता है। अब बात आती है कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड, आपके बार बार में समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्क सर्टिफाइड समझ में आएगा कि जितना काम प्रमाणित हुआ है वो प्रमाणित कार्य होते हैं। जितना काम प्रमाणित होता जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को जितना काम प्रमाणित होता है उसका कुछ % काट कर फिर पेमेंट मिलता है। अपने बात शुरू हुई थी कि प्रमाणित अप्रमाणित कार्य कैसे होता है। मान लीजिए, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसने कहा कि मेरा आप आ जाइए देख लीजिए, मेरा लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। मान लीजिए जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कॉन्ट्रैक्टी है, उसके यहाँ से उसके इंजीनियर्स या जिनको भी उसने उसका वो कार्य करने का काम दे रखा है, वो जब देखने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके हिसाब से 50% हो गया, हमारे हिसाब से 40% हुआ है अभी तक काम। It means the 40% of the work of the contract price is certified work, and the difference between certified and the completed work वो है 10%।
तो वो है अनसर्टिफाइड वर्क, उसका अभी इस सूत्र में कहीं पर भी काम में नहीं आया। लेकिन जितना काम सर्टिफाइड हो गया 40%, मान लीजिए जितना काम सर्टिफाइड जो होता है सारा का सारा पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी समय नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि अगर जितना काम उसने किया अगर सारा पैसा उसको उस समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो काम को और डिले करे। जितना काम उसने किया उसका पेमेंट मिल ही गया, वो कहीं और दूसरे का काम लगा ले और अपने इस काम को डिले कर दे। तो इसलिए जितना काम प्रमाणित होता है उसका कुछ भाग रोक कर बाकी का उसको पेमेंट किया जाता है। रोकने का मतलब कोई उसका रोकता नहीं है हमेशा के लिए, वो आगे पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए 10 लाख का ठेका है और 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 40% काम सर्टिफाइड हो गया, इसका मतलब 4 लाख रुपये होगा। 10 लाख का 40% 4 लाख रुपये होगा। 4 लाख रुपये उसको दिए नहीं जाएंगे। 4 लाख में हो सकता है 10% रोक लिया जाए, तो 10% रोक कर 40,000 रोक कर और 3,60,000 रुपये का पेमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा ना कि कैश रिसीव्ड है 3,60,000 और वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख। तो इस प्रकार ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जो अमाउंट रोका जाता है प्रमाणित कार्य जितना काम प्रमाणित हो चुका और कैश जितना पेमेंट हो चुका उसके बीच में जितना मूल्य रोका जाता है उसको बोलते हैं हम अवरोध मूल्य। क्या बोलते हैं? अवरोध मूल्य। रोकी गई राशि अवरोध मूल्य, उसको रोक दिया जाए। तो ये फॉर्मूला है आपके P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने का। कौन से ठेकों पर? वे ठेके जिनके 1/2 या इससे अधिक प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का हो चुका हो, तब ये वाला फॉर्मूला काम होगा। मैंने आपको जब स्टार्ट कर रहे थे तब बताया था कि ठेकों के प्रकार, जिसमें पहला था कि वे ठेके जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं उन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आना होता है वो आ जाता है। फिर बताया था कि ऐसे ठेके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आते हैं। वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पहला ठेका आता है जिनका 1/4 से भी कम काम सर्टिफाइड हुआ, वहाँ P&L अकाउंट की गणना ही नहीं की जाती। जहाँ 1/4 या 1/4 से अधिक और आधे से कम हुआ वहाँ पर गणना की जाती है, लेकिन वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम तय कर लेंगे। इसी तरह आगे आया कि ऐसे ठेके जिनका कि जो आधे या आधे से अधिक काम उनका सर्टिफाइड हो चुका हो तो उन पर किस प्रकार जो अभी भी बात हुई वो। अब आप आता है नेक्स्ट ठेके होते हैं लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, नियरली कंप्लीशन, जो कंप्लीट होने के बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास में है, जहाँ की लगभग पूर्ण होने वाले ठेके का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन, जो कि पूरे होने वाले हैं। तो ये पूरे होने वाले ठेके कैसे कहलाते हैं, इनका क्या परसेंटेज है? आपके मन में अभी प्रश्न आएगा कि सर लगभग पूर्ण होने वाला जो ठेका होता है उसको हम कैसे मानते हैं कि वो लगभग पूर्ण होने वाला ठेका है? क्या उसका कोई परसेंटेज होता है कि इतना काम सर्टिफाइड हो गया है, इतना 80% हो गया कि 90% हो गया कि 95% हो गया है, इतना हो गया जिसको हम लगभग पूर्ण होने वाले ठेके माने? लेकिन इसके लिए देयर इज नो गिवन परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसके लिए एक लाइन है, उसको आप लगभग पूर्ण होने वाले ठेके मानेंगे। वो लाइन क्या है कि ऐसे ठेके जिनके पूरा होने तक के खर्चे या खर्चों एक्सपेंसिव खर्चों का अनुमान लगाया जा सकता हो, बस इतनी सी बात है कि ऐसे ठेके जिनके पूरा होने तक के खर्चों का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना काम हो चुका है और अब ये ठेका पूरा होने में इतनी सामग्री और लगेगी, इतने खर्चे और लगेंगे, फिर ये ठेका काम पूरा हो जाएगा, इट मीन्स वो ठेका है लगभग पूर्ण होने वाला ठेका। उसको हम लगभग पूर्ण होने वाले ठेके की तरह ट्रीट करेंगे और उसी के आधार पर उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा। तो बस छोटी सी बात है कि ऐसे ठेके जिनके पूरा होने तक के खर्चों का जब अनुमान लगा सकता है वो ठेकेदार, तो उसको कहते हैं हम लगभग पूर्ण होने वाला ठेका। अब ऐसे ठेकों पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी राशि ले जाई जाएगी, इसके लिए अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ऐसे ठेकों पर P&L अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली
राशि की गणना। उसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। नंबर 1, किसी भी एक सूत्र से जो प्रश्न में दिया होता है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस सूत्र से निकल सकता है। दूसरा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द सेम वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस सूत्र से भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गणना कर सकते हैं। एक और सूत्र है इसका जिससे भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अब तक कितना काम हो चुका, उसकी कॉस्ट कितनी आई है वो, और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और एक और सूत्र है उसमें भी नंबर 4 है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इन चारों सूत्रों में से जैसा प्रश्न में जो सूचनाएं दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अपन P&L अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना हो जाएगी। किन ठेकों पर? वो ठेके जो लगभग पूर्ण होने वाले हैं। तो ये 4 सूत्र हैं। वैसे जनरली ये 2 ही सूत्र आपको काम में आते हैं और ये जनरली नहीं आते हैं, लेकिन है इनसे भी अगर मान लीजिए परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि अपने को जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो इस टाइप की है जिसमें कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो फिर हम इन सूत्रों से भी निकाल सकते हैं। बाकी जनरली ये 2 सूत्र काम में आते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन सा सूत्र काम में लेना चाहिए, वो तो आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा। क्वेश्चन आपको बता देगा कि जो P&L अकाउंट में जो ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना है वो वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अनुपात में करनी है। तो ये अगर वो कहता है कि वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अनुपात में करनी है और उसको प्रमाणित कार्य और कैश रिसीप्ट के अनुपात में वापस के अनुपातिक भी करनी है, तो फिर ये दूसरा सूत्र काम में है। तो इस प्रकार ये इन दोनों में से कोई सा भी सूत्र जनरली ज़्यादा काम में आता है। वैसे हैं 4। तो ये हो गया आपके कि जो इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें P&L अकाउंट में कैसे कैसे क्या क्या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इस प्रकार P&L अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अब आपको आगे अब तो अपने को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इलस्ट्रेशंस होंगे उनको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। बाकी जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो मैं क्वेश्चन तो आपको अलग से वो जो दूसरी क्लास होती है जिसमें यहाँ बोर्ड पर नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि आपके पास वो क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आपको नोट करवाऊँ और उसके बाद यहाँ सोल्व करवाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं डायरी में अपने आप या इस बुक में करके और वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन उसमें हाथों हाथ सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए।
अब एक बात और आती है वृद्धि वाक्यांश। वृद्धि वाक्यांश का इतना ही मतलब है कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाता है, हो सकता है भविष्य में, आज तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो गया 10 लाख रुपए, हो सकता है भविष्य में मटेरियल, वेजेज या ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई जो बहुत महंगी हो गई हो, तो फिर वहां पर एक वृद्धि वाक्यांश अगर जुड़ा हुआ हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे को बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा, या अगर कम हो गई हो तो घटा भी सकते हैं, दोनों का फायदा है। तो ये वृद्धि वाक्यांश अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट का जब आपस में तय होता है, तब अगर उसमें वृद्धि वाक्यांश भी लिखा हुआ है, वृद्धि वाक्यांश का मतलब इतना ही है कि अगर सामग्री, श्रम और इसी रूप में, इसी मतलब जो आज की डेट में जैसे मिल रहे हैं उसी रेट्स पर अवेलेबल होते रहे, तब तो ठीक है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख ही रहेगा। अगर मान लीजिए बढ़ गए तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें 10%, जितने वो बढ़ेंगे 10 या 15 या 20% वो बढ़ा भी सकते हैं, तो वो आता है वृद्धि वाक्यांश। या कम हो रहा है तो कम भी कर सकते हैं, तो ये वृद्धि वाक्यांश में दोनों ही चीज़ आती है, वृद्धि वाक्यांश या सोपान, इसमें दोनों बात। अब इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।